Hi guys, welcome to a very new segment of our channel named Conversations in a Blink. इसमें मैं ऐसे लोगों के इंटरव्यूज लेने वाला हूँ जिनके लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स रहे हैं जिनसे वो जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में दे हैव ग्रोन एक्सपोनेंशियली एंड दे हैव सेट न्यू माइलस्टोन्स फॉर ऑल दोज हु आर फॉलोइंग देम. So today with us I have a very popular food blogger from Raipur, Chhattisgarh. He is popularly known as Raipur Foodpedia, the name of his Instagram handle, and he is also known to be the one जिन्होंने लॉकडाउन में लोगों का जीना खराब कर दिया था, क्योंकि ये हर दिन अपने इंस्टाग्राम स्टेटस स्टोरीज में, व्हाट्सएप स्टेटसेस में ये हर दिन इतनी लजीज लजीज डिशेस की फोटोज और वीडियोस डालते थे कि लोग तंग आ गए थे. तो टुडे विद अस वी हैव मयंक भैया, आल्सो नोन एज पॉपुलरली नोन एज रायपुर फूडपीडिया. कैसे हैं मयंक भैया? ऑल गुड, हाउ आर यू? मैं बस बढ़िया है. आपका लॉकडाउन कैसा रहा? वो मतलब आप क्या लॉकडाउन में व्हाट वर यू डूइंग जिससे आपका लॉकडाउन वाज फ्रूटफुल? काफ़ी अमेजिंग था. पहली बात तो यार यकीन नहीं हो रहा था कि इतने दिन घर पे बिताने. तो हम लोगों ने सोचा था यार पहले तो 1-2 महीने का लॉकडाउन रहेगा, बट इंक्रीज होते गया 2-3-4 months एंड 6 month. पर ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली, अपने साथ टाइम स्पेंड करने को मिला, पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, एंड मज़ा आया काफ़ी ज़्यादा. तो मयंक भैया, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा राइट ऑफ द बैट. आपने है ना, आपने मुझे बताया था कि आपने ग्रेजुएशन करी है बीबीएम, हाँ. बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. तो बिजनेस बीबीए से ये फूड ब्लॉगिंग की तरफ आपका स्विच कैसे हुआ? यार ये जर्नी काफ़ी लॉन्ग है, इंटरेस्टिंग है. मैं आया था, आई एम बेसिकली फ्रॉम धनत्री. तो मैं आफ्टर 12th के बाद आया रायपुर एंड आई चूज बीबीए फ्रॉम सेंट्रल कॉलेज. और ये सबसे बड़ी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि आई जॉइन रविशंकर यूनिवर्सिटी. ठीक है, बट मुझे बीबीए करने का मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था एंड जुलाई में मैंने एडमिशन लिया था. तो मैं बोला यार चलो कोई बात नहीं. देन मैं जब बीबीए लिया यहाँ पे, और मेरे लिए फर्स्ट डे था रायपुर का. मतलब मैं ना किसी को जानता था ना, मेरे लिए सब कुछ अननोन था. मतलब सडनली 15 साल बचपन पूरा वहाँ गुजरा और सडनली नए शहर में आना तो मेरे लिए अननोन था काफ़ी. तो जब मैं यहाँ आया फर्स्ट डे, तो लिटरली फर्स्ट डे मेरे आंखों से आंसू थे कि यार किससे बात करना, कैसे बात करना. तब उतना अपन छोटे शहर में रहे हैं तो उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था कि किससे कैसे बात करनी है. देन धीरे 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 थोड़ा एटमॉस्फेयर में टाइम लगा रहे थे. तो खाने का शौकीन तो शुरू से था, मतलब बचपन से. खाने का ना, बनाने का नहीं, खाने का. तो फिर जब मैंने यहाँ पे नोटिस किया कैफ़े एंड ऑल ये सब, तो मैं कुछ अलग मिलता है. हमारे धमतरी पे ऐसा होता था कि रेस्टोरेंट ही होते थे, कैफ़े में यहाँ आके सुना. बट एग्जैक्टली मुझे पता भी नहीं था कि कैफ़े का मतलब होता क्या. वो तो यहाँ आने के बाद पता चला. उस टाइम भी मुझे एग्जैक्ट पता नहीं था रीज़न इसका कि कैफ़े का मतलब होता क्या. दैन फिर मैंने फर्स्ट टाइम हमारा एग्ज़ाम अगर हुआ, देन मैंने रिसर्च करने निकल गया रायपुर पे कि क्या होता है यहाँ, कैसे फूड्स रहते हैं. तो एक कैफ़े है जो मेरा रोल मॉडल है. मैं मतलब उनको, वो आज है नहीं, बंद हो गया है, बट वो मेरा काफ़ी ऐसा रोल मॉडल है. उनकी वजह से हूँ आज, जो भी हुआ उनकी वजह से. तो मैं वहाँ देखता था कि यार इतनी भीड़ क्यों रहती है वहाँ पे. मैंने नोटिस किया है यार, मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता मेरा घर वहीं के पास था. नोटिस करता इतनी भीड़, बंदा बेच के आ रहा है. तो मैंने एक दिन जाके विजिट किया. तो आई ऑर्डर चीज़ कॉर्न सैंडविच, वो भी आधे घंटे के बाद आया मेरा. और वो सैंडविच मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट सैंडविच था. वाह. उस दिन मुझे एक इंस्पिरेशन मिली यार, मुझे ना इनका पूरा मेन्यू खाना है. मतलब मुझे पूरा इनका मेन्यू ट्राई करना है. तो उस दिन से रोज़ एवरी डे पूरा मंथ मैंने उनके ऑलमोस्ट पूरा मेन्यू ट्राई कर लिया, पूरा एक एक आइटम. एंड कभी भी आप किसी के पास रोज़ रोज़ जाओगे तो इतना पहचान बन जाती है आपकी, वो बंदा नोन हो जाता है. 1 महीने के बाद मुझे सामने से वो बोलते हैं कि यार ये हो गया, मतलब आपने तो ऑलमोस्ट पूरा मेन्यू ट्राई कर लिया, मेरे पास अभी कुछ नहीं है. मतलब कूल. तो उन्होंने फिर भी 1 हफ्ता 2 हफ्ता मुझे खिलाया. उसके बाद मैंने उनको बोला कि मुझे कैफ़े ओपन करना है. 2015 की बात है, जब मैं रायपुर आता. 1 महीने के बाद मैं खाने के बाद उनको बोला मुझे कैफ़े ओपन करना है. तो ही सही कि यार वाह, मतलब मैं बोला बस मुझे ओपन करना है. मेरे पास पैसे नहीं थे, कैफ़े का नॉलेज नहीं था, बस मुझे कैफ़े ओपन करना. क्योंकि मुझे अच्छा लगा था वहाँ बैठना, लोग आते थे, सर्विंग करना, बनाना अच्छा लगता था. एंड जो वो जिस तरीके से सर्व करते थे फूड,
एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, मतलब मैंने कभी नहीं देखा कि यार हम भी, मैंने भी धमतरी में देखा था कि सैंडविच ऑर्डर करोगे तो नॉर्मल प्लेट मार के बंदा दे देता, बट ही इज डूइंग अमेजिंग, मतलब कुछ अलग मार्केट से। उन्होंने मुझे बोला कि पहले तुम ये बताओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैफे एंड रेस्टोरेंट, मतलब आई डोंट नो सीरियसली। तो बोला कि फर्स्ट आप फाइंड करो, उसके बाद मेरे पास आना। तो वो डेफिनेशन जानने में मुझे करीबन 3 से 4 महीने लग गए थे। उन्होंने मुझे पहले ही रिस्ट्रिक्शन कर दिया था, गूगल से मत निकाल के ना। तो मुझे नेचुरली चाहिए था उसका डेफिनेशन। देन उस दिन मैंने एक डिसाइड किया, मैं पूरा रायपुर जाऊँगा, जितने कैफ़े रेस्टोरेंट्स है, एक एक कैफ़े रेस्टोरेंट में ना एक्सप्लोर करूँगा। जब जैसे ही मैं, अब होता क्या था, पापा मुझे पॉकेट मनी देते थे, मतलब सपोज मैंने पापा से 50 रुपीज़ लिए, वो 50 रुपीज़ शाम तक खत्म, कभी 100, कभी 500, कभी ऐसे दिन गए पापा से मैंने हज़ार रुपये दिन के लिए, बाप रे, कि मुझे चाहिए, काम है मुझे। हाँ। तब तो हम अर्न नहीं करते थे जब मैं रायपुर आता तो। देन उसके बाद मैंने जब विजिट किया आगे कुछ कुछ फेमस कैफ़े डाउन, मतलब जो नहीं भी चल रहे, जो चल भी रहे, सब जगह मैंने नोटिस किया। देन आई नोटिस यार कि एक कैफ़े चल रहा है, वो भी वही बंदा वही बेच रहा है, वो भी वही बेच रहा है, सामने वाला भी, बट एक नहीं चल रहा है, एक चल रहा है। इसका रीज़न क्या है? तो वो रीज़न मैं ना नोट डाउन करने लग गया कि ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे। रेट सेम है, प्राइस सेम, मतलब डिशेज सेम है, नाम सेम है, एम्बियंस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। उस दिन मेरे अंदर ना एक ऑब्जर्वेशन पावर ना इंक्रीज, मतलब एक अडॉप्ट हुई कि ये, उस दिन से मुझे ना ऑब्जर्वेशन पावर, मतलब ऐसा है कि हर चीज़ को बारीकी से ऑब्जर्व करना सीखा मैंने लाइफ में। तो मैं जो भी कैफ़े जाता था, जो भी रेस्टोरेंट जाता था, एक एक चीज़ बारीकी से ऑब्जर्व करता था कि ऐसा क्या हो रहा है, एक चल रहा है, एक नहीं चल रहा है, उसका रीज़न क्या है। देन मैं नोट डाउन करने लग गया, सब चीज़ को मैं नोट डाउन करता था। आप बिलीव नहीं करोगे, 2-3 महीने मेरी पूरी कॉपी जो थी, जो नोटबुक, वो पूरी फुल हो गई थी, पूरी फुल हो गई थी। और रोज़ रात को मैं देखता था जाके कि आज मैंने यहाँ से क्या सीखा और वहाँ से क्या सीखा। उसके बाद मुझे कुछ कुछ चीज़ें समझ में आई, यार कैफ़े नहीं चलने का कारण और चलने का कारण क्या होता है। फिर मेरा मन हुआ, फिर मैं उनके पास वापस गया, तो उन्होंने मुझे बोला कि 70% सही हो आप, फिर भी 20% ऊपर नीचे है, 30% ऊपर नीचे है, मतलब कूल। उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, पहले जॉब करो कैफ़े। तो मेरे लाइफ का सबसे पहला जॉब था 2015 पे, मोका एक्सप्रेस। सो उस दिन, मतलब मोका एक्सप्रेस जिस दिन मैंने ज्वाइन किया फर्स्ट डे एज अ सर्विस बॉय, ओके, तो वो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन था। मैंने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया था कि मैं एक सर्विस बॉय ज्वाइनिंग कर रहा हूँ, बिकॉज मैं वेल एजुकेटेड हूँ, सब चीज़ की कोई चीज़ की कमी नहीं थी, सब चीज़ है मेरे पास। फिर भी मुझे सर्विस बॉय मुझे करना था, मुझे सीखना था, इस वजह से मैंने ज्वाइन किया। फर्स्ट डे मेरे आंखों से आंसू आ गए कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, सब चीज़ है मेरे पास, बीबीए करना है रायपुर में। एंड मेरे पेरेंट्स ऐसे थे, मेरे पापा स्पेशली एमबीए कराना चाहते थे मुझे, कि मैं बीबीए करने के बाद एमबीए करूँ ये सब। तो मैंने बोला नहीं, मुझे कैफ़े सीखना है, कैफ़े वाला, मुझे कैफ़े ओपन करना है इन फ्यूचर, तो इसके लिए मुझे सीखना ही पड़ेगा जॉब। तो जब जॉब मैंने ज्वाइन किया फर्स्ट डे, मुझे लिटरली आंसू आ गया कि यार मैं क्या करने आया हूँ और क्या कर रहा हूँ। बट मैंने अपने आप को मंगा, एक ईगो आ गया था अंदर से, यार मतलब इतना कुछ होने के बाद भी मैं ये काम कर रहा हूँ, किसी की प्लेट उठाऊंगा, तो एक ईगो था अंदर से। 2-3 दिन मुझे एटमॉस्फेयर में अडॉप्ट करने में टाइम लगा, एक्सेप्ट करने में कि यार ठीक है चलता है, 3-4 दिन लगेगा। एक हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता से हो गया, फिर 2 हफ्ते में मैंने ऑलमोस्ट ऑब्जर्वेशन पावर से ना वहाँ की जो जितने बेवरेजेस थे बनाना सीख गया था, सिर्फ देख देख के। वाओ, ट्रायल नहीं था, सिर्फ देख देख के। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज में होता है कि आपको अगर सर्विस बॉय में अगर ज्वाइन किया तो किचन पे अलाउ नहीं रहता, बिकॉज ऑफ रेसिपीज आप लीक कर दोगे, किसी की कुछ है, सबके अपने पॉलिसीज है ऑल दैट। बट मौका में मुझे सीखने को मिला। तो मौका जब 2 हफ्ते बाद मैंने सीखने लगा, तो मुझे उन्होंने, शेफ़ ने वहाँ के ट्रायल करने बोला कि अब तेरे को तो आ गया है बनाने, खुद ही ट्राई कर। तो उसमें क्या होता था, मुझे ही पैसे लेने हैं, मुझे ही ऑर्डर लेना है, मुझे ही बना के देना है। अच्छा। तो मुझे और अंदर से कॉन्फिडेंस आने लग गया। 1-2 बार मैंने ट्राई किया तो अच्छा बना, और मन किया यार और ट्राई करेंगे। तो फिर मैं सीखते गया। बेवरेजेस ऑलमोस्ट 1 मंथ में मेरा ऑलमोस्ट सीख लिया था मैंने, बनाना भी सीख लिया था, सब कुछ सीख लिया था। मेरे अंदर एक गंदी हैबिट है, बोर होने वाली। मतलब मैं जल्दी हर किसी से बोर हो जाता हूँ, हर चीज़ से। आफ्टर 1 मंथ के बाद मैं बोर हो गया। अच्छा, कि यार बस हो गया, अब मुझे मौका से बाहर निकलना। देन आई गो टू डायरेक्टली मुंबई आफ्टर मुंबई। मतलब सीधा 1 महीने के बाद जंप मारा मुंबई, वो भी मैं पहली बार गया मुंबई।
एंड मेरे पेरेंट्स पर नहीं मारे थे, इतना अनजान शहर है, ना कोई जान ना पहचान, मैं बोला कुछ नहीं होगा। मैं मुंबई जब गया, मतलब यार मतलब क्या बताऊँ, तो ड्रीम था एक, और वहाँ तो खाना पीना ये सब समुद्र है, मतलब एक हेवन है, और इतनी क्वालिटी, मतलब वैरायटीज अगर सब कुछ है वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे एक हफ्ता दो हफ्ता रहा मैंने वहाँ पे, ठेले से लेके कैफे से लेके ऑलमोस्ट मैंने 1 लाख रुपीज़ मैंने एक्सपेंड किया था मुंबई में। 2 हफ्ते में? हाँ, 2 हफ्ते में सिर्फ 20,000 रुपये ट्रैवलिंग का और स्टे का था, बाकी 80,000 सिर्फ खाने का, 2 हफ्ते में। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो पर मुझे बस सीखना था कि वहाँ पे मुंबई में क्या हो रहा है, छोटे छोटे बड़ा पाव से लेके कैफे वाले से, कैफे के भी बड़ा पाव और स्ट्रीट फूड की, तो एक ऑब्जर्वेशन पावर थी भाई, ऐसा वहाँ भी यही मिल रहा है, वहाँ भी यही मिल रहा है, तो ऐसा है क्या डिफरेंस दोनों बड़ा पाव में। मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा। फिर मैंने वहाँ जॉब के लिए भी अप्लाई किया, बट ये था कि यहाँ पे मेरा अटेंडेंस छूट रहा था रायपुर में कॉलेजेस का, तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। फिर मैं वापस जब मुंबई आया ना, तो मैंने जब नोटिस किया यार, वापस मैं रायपुर जब आया तो मैंने नोटिस किया, जो मैंने देखा हूँ मुंबई में, वो 50% चीज़ें यहाँ पे मिलती ही नहीं है। तो मैंने जब नोटिस किया रायपुर में, जब मैंने ऑब्जर्वेशन किया सारे रेस्टोरेंट ट्रैफिक का, तो मैंने नोटिस किया रायपुर पे लोग ना न्यू चीज़ें एक्सेप्टेंस कम करते हैं, यहाँ के लोगों को वही पुरानी चीज़ें पसंद है, सैंडविचेस, मैगी, बर्गर एंड ऑल। न्यू प्रोडक्ट्स के एक्सेप्टेंस कम है। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट जो ट्राई जरूर करते हैं, बट वो उतना सक्सेस नहीं हो पाते, बिकॉज एक्सेप्टेंस ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये भी हुआ सब पार्ट का 2018 है, जब हम ग्रेजुएशन से निकल रहे थे बाहर, मतलब कंप्लीट होने वाला था। उसके बाद मैंने सोचा यार अब क्या करना है लाइफ में आगे, ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो गया, अब पढ़ाई में तो मन नहीं था, क्योंकि इसी में मैंने सोच लिया था मुझे इसी में आगे बढ़ना है लाइफ में आगे। नॉलेज तो काफ़ी बढ़ गई थी फूड के बारे में, और जो भी न्यू फूड्स आते थे तो अच्छा लगता था। रायपुर में कुछ भी नया ओपन हो तुरंत जाता था मैं वहाँ पे ट्राई करने की, कुछ नया है। फोटोज़ खींचते थे, बट आई डोंट नो अबाउट कि इंस्टाग्राम में लोग फोटो आते हैं। फिर मैंने एक दिन मैं अपने घर गया था धमतरी, तो वहाँ मैंने नोटिस किया, इंस्टाग्राम सडनली खोला, एंड रायपुर में कुछ फूड ब्लॉगर को मैंने देखा, एंड बाहर के भी। रात का टाइम था, मतलब एक ही रात को मैंने 15 से 20 फूड ब्लॉगर के देखे इंडिया के, कि वो क्या कर रहे हैं एग्जैक्ट। तो मेरे अंदर तुरंत ना स्पार्क आया कि यार ये भी तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि फोटोज़ तो मैं खींचता हूँ ऑलरेडी, बट अपलोड करना है बस मुझे। तो मैंने रात को ही रायपुर में रिसर्च किया कि कैसा पेज बना सकता हूँ मैं। तुरंत मेरे माइंड पर क्लिक हुआ कि रायपुर फूड पीडिया मीन्स रायपुर तो रखना ही था, फूड पीडिया मीन्स काइंड ऑफ अ विकीपीडिया। तो मेरा मकसद ये था कि हर एक चीज़ के बारे में बताऊँ, मैं रायपुर में कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है, कितने की है, क्या डिफरेंस है, ये सब। मैंने रात को ही पेज बनाया, रात को ही लोगो बनाया, तुरंत रात को ही एक पोस्ट अपलोड कर दिया। नेक्स्ट डे जब मैंने उठा, एक दिन में 100 फॉलोअर। ओह, दिस इज फॉर मी वेरी बिग थिंग। एक दिन में जब 100 फॉलोअर आ सकते हैं तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस है, जब एक दिन में 100 आ रहे तो यार आगे क्या होगा। 2018 एक दिन में 100 फॉलोअर, एंड वो जुलाई अगस्त का टाइम था जब मैंने पेज स्टार्ट किया था। तो फिर सेकेंड डे मैं निकल गया रायपुर, धमतरी से मैंने आ गया वापस रायपुर में। तो फिर यहाँ मैंने पोस्ट जो ऑलरेडी मेरे पास पोस्ट फोटोज एंड ऑल थी वो मैं अपलोड करना चालू किया, बट उस टाइम कोई डिसिप्लिन नहीं था, मतलब मुझे ब्लॉगिंग का भी नहीं आता था कि क्या करना। बट मैंने नोटिस किया रायपुर वाले को कि यहाँ के ब्लॉगर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, तो क्या टाइमिंग है, क्या कैप्शंस है, ये सब नोटिस किया। तो मैंने यार देखा कि यार मैं अलग क्या कर सकता हूँ सबसे, क्योंकि ये भी कॉम्पिटिटिव मार्केट है। मेरे टाइम पे भी 5-6 ब्लॉगर थे, उस टाइम 5-6 ब्लॉगर थे जब मैंने स्टार्ट किया था। आज तो काफ़ी ज़्यादा है, बट आज भी वो 5-6 हैं जो कंसिस्टेंट है। और ब्लॉगिंग करना इजी बात, मतलब चालू करना इज ईजी। आप इंस्टाग्राम पे पेज बना दिए, इट्स वेरी इजी, बट कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब सक्सेस तो मिल जाती है, बट उसको मेंटेन करना डिफिकल्ट है। तो मैंने पेज स्टार्ट किया, रायपुर आया जब 5-6 पोस्ट और अपलोड किए, तो एक दिन में जो 100 आया था ना वो धीरे धीरे कम होने लगे, 20-10 ऐसा आने लग गया। तो फिर मुझे लगा यार ठीक है यार, इतना क्यों नहीं आ रहा। मैं ऑब्जर्वेशन करने लगा कि क्या हो रहा है ऐसा, एक दिन में 100 आया फिर क्यों रुक गया। फिर अनफॉलो भी करने लग गए कुछ लोग। फिर टेंशन होने लग गया, यार ये स्टार्ट तो कर दिया, अब एनर्जी कहाँ से लाऊं अंदर से। और बात होती कंटेंट की, तब मेरे पास था इंस्टाग्राम, मतलब कंटेंट फोटोग्राफी, क्योंकि इंस्टाग्राम फोटो से ही ऑपरेट होता है, सब कुछ फोटो ही है इंस्टाग्राम पे। तो मेरे पास उस टाइम पे J7 फ़ोन था, सैमसंग का, मुझे अच्छी तरह याद है 2018 में, जब उसी टाइम मैंने लिया था उस टाइम पे।
देन मैं बोला यार मेरे पास कैमरा तो ले नहीं सकता मैं अभी, पैसे नहीं है मेरे पास। तो मैंने वो J7 प्राइम से ही यूट्यूब में मैंने सर्च किया कि मोबाइल से फोटोग्राफी कैसे करते हैं इजीली करके। एक दो हफ्ता मैंने अलग अलग वीडियोस देखे कि कैसे क्लिक कर सकते, मैंने स्टार्ट किया। फिर इम्प्रूवमेंट किया मैंने, फोटोग्राफी मेरे इम्प्रूवमेंट आया। हम मतलब ऐसा था कि 6-7 मंथ हो गए, 6 मंथ में मेरे 1000 फॉलोअर हो गए ऑन 2018 पे। तो फिर मेरा 1000 हो गया यार। और मुझे अच्छी तरह याद है जब मेरे 1000 फॉलोअर हुए तो मुझे पहला क्लाइंट मिला था एक बेवरेजेस का ब्रांड है यहाँ पे। उन्होंने मुझे 500 रुपीज़ दिए थे। तो उस दिन मुझे लगा यार जब 1000 में मुझे 500 रुपये भी मिल रहा है और अभी तो स्टार्टिंग है, और वो 500 मुझे दे भी रहे फॉर माई वर्क, उनको मेरी फोटोग्राफी अच्छी लगी, मतलब कूल, आगे बढ़ते हैं। तो फिर मैं और इसके बारे में सोचने लग गया, ऑब्जर्वेशन करने लग गया, लर्निंग मतलब रिसर्च करने लग गया कि मैं क्या करूँ मार्केट में दूसरों से अलग। मेरे पास एक ही ऑप्शन था, कैमरा तो था नहीं, मोबाइल ही था। तो फिर मैंने अपनी फोटोग्राफी को और इम्प्रूवमेंट किया, चलो यार स्टार्ट करते हैं। फिर मेरे घर वाले मुझे बोले कि मेरे घर वालों को आज भी ब्लॉगिंग का मतलब नहीं पता कि ब्लॉगिंग क्या होती है। और जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था मैंने डे वन से इसको एक स्टार्टअप की जैसे देखा था, मुझे एक स्टार्टअप है रैपिड फूड वीडियो, उसको आगे बढ़ाना है। तो मेरे घर वाले मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब ऐसे वर्ड बोलते थे, स्टार्टअप, तू स्टार्टअप करेगा मतलब कितना कमाएगा, क्या अर्निंग होगी, क्या ईयरली इनकम होगी। तो मुझे कुछ भी नहीं पता है बट मुझे टाइम तो करना है मुझे, ठीक है। तो मेरे ही घर वाले, मेरे रिलेटिव्स मुझे टॉन्ट मारते थे कि यार गाड़ी में घूमते रहता दिन भर। तो उनको मैं क्या एक्सप्लेन करूँ कि मैं कंटेंट के लिए घूम रहा हूँ, मुझे कंटेंट चाहिए। तो और हम कहीं भी अब उस टाइम स्टार्टिंग था, इंस्टाग्राम पे भी ऐसा है कि हर चीज स्टार्टअप है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उस टाइम मुझे कोई जानता भी नहीं था, पहचान बनाई थी बट उतनी ही बनाई थी। तो हर चीज़ जो भी खाते थे हम उसके पे करते थे, आज भी पे करते हैं, जितना खाते हैं उसका पे करते हैं। वो अलग बात होती है, कैफे रेस्टोरेंट वाले बुला रहे हैं तो एक अलग मैटर है फॉर अ प्रमोशन और, बट स्ट्रीट फूड को तो हम ऑलवेज पे करते हैं। उनसे कैसे हम उनको बोल सकते हैं कि भाई हम ब्लॉगर हैं। अब ये सब तो मैं मोस्टली अवॉइड करता हूँ कि मैं किसी को बताऊँ नहीं कि हम ब्लॉगर हैं। होता क्या है, अगर आप ब्लॉगर बता के जाओगे किसी के पास तो वो आपके लिए स्पेशल बनाएगा। आप एज अ नॉर्मल पर्सन जाते हो तो वो वैसे ही देगा, ट्रीट करेगा जो एज अ जनरल पब्लिक को ट्रीट करेगा। उसमें फ़ायदा ये होता है कि हम जज कर पाते हैं जल्दी कि हाँ उसमें गलती क्या है अच्छा क्या है, उनको बता सकते हैं। मतलब ब्लॉगर बोल के जाओगे तो अच्छा ही बनेगा, तो आप गलती कहाँ से निकाल पाओगे उनकी। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं नहीं बताऊँ कि ब्लॉगर हूँ। अगर ब्लॉगर बता के जाओगे तो पैसे भी नहीं लेते हैं, दूसरा आपसे थोड़ा स्पेशल ट्रीट करूँगा। तो कोशिश यही रहती कि नहीं बताऊँ। तो घर वाले के टॉन्ट सुन सुन के मैं थक गया था। उन्होंने बोलते क्या ब्लॉगिंग कर रहा है, कुछ नहीं है, आगे जॉब कर। मतलब मेरे पापा मुझे बोले मेडिकल पे जॉब कर, टैली पे जॉब कर। बोला मुझे नहीं करना, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं करके दिखाऊंगा। 1000 से हम चले गए 2000 में, 2018 पे ही। तो मैं बोला जब यार 1000 2000 फॉलोअर आ गए तो कुछ तो मेरे अंदर है ना, तो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। 2000 फॉलोअर मतलब नॉट अ बिग जोक एंड मजाक बात है। 6 महीने के अंदर, 6-7 महीने के अंदर। तो बोले ठीक है। फिर मैंने सोचा कि यार इसको कंटिन्यू करना है तो आगे क्या करना पड़ेगा। देन आई डिसाइड डिसिप्लिन। मतलब लाइफ में कभी भी आगे बढ़ने के लिए डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पोस्ट डालता था कभी भी जब मेरा मन होता था, कैप्शन मुझे उतना आता नहीं था कि कैसे लिखना क्या करना। तो फिर मैंने एक डिसिप्लिन किया कि रोज़ सुबह 9 से 12 बजे के बीच में मेरा पोस्ट अपलोड हो जाए। जिस दिन से मैंने ये चालू किया मुझे डिफरेंस दिखने लगा 1-2 हफ्ते में कि यार लोग ना वेट कर रहे हैं। 9 से 12 मैंने जब डाल रहा हूँ 1 महीने तक तो लोग वेट करते थे मुझे जनरली, मतलब लिटरली क्वेश्चन आते थे लोगों की कि अभी आपने आज ने पोस्ट नहीं किया। कभी कभी मैं लेट भी हो जाता था, भूल जाता था यार नहीं डालना है। मतलब ऑडियंस ने आपके काम को नोटिस करना शुरू कर दिया। मैं बोला यार जब लोग नोटिस कर रहे हैं इसका मतलब वो मुझे फॉलो कर रहे हैं एकदम एक्सट्रीमली, वो मुझे मेरे काम को पसंद कर रहे हैं। जब मैं 1-2 दिन मिस भी हुआ मेरे से पोस्ट तो वो लिटरली मतलब मुझे अच्छा लगता था, उनका मैसेज आता था यार भैया आपने आज पोस्ट नहीं किया है। तो एक प्राउड फील होता था, मतलब लोग नोटिस कर रहे हैं आपको। फिर मैं इसको कंटिन्यू रखा। फोटोग्राफी तो इम्प्रूव हो भी थी। देन धीरे धीरे मुझे पता चला कि लोग मुझे फॉलो इसलिए करते बिकॉज ऑफ माई फोटोग्राफी। एंड फोटोग्राफी मैंने एक चीज़ नोटिस कर ली थी, जब तक कि मुझे खुद को, मैंने जो फ़ोटो कैप्चर की है मुझे खुद को क्रेविंग नहीं आ रही उस फोटो से, दैट पिन कि मैं किसी और को मैनिपुलेट नहीं कर सकती। बीइंग अ ब्लॉगर, अगर आप एक फूड ब्लॉगर हो, आपका एक ही एसेट है, वो है फोटोग्राफी।
अगर आप फोटोग्राफी नहीं खींच रहे हो, अगर आपको कोई कैफे वाला कोलैबोरेशन के बुलाता है फॉर अ प्रमोशन, आप सिर्फ गए, खा के आ गए, घर से फोटो खींच के हो गया। अगर वो फोटो से वो उनके पास नहीं आ रहे लोग, फोटो ही एक ऐसी चीज है जो हम मैनिपुलेट करें सामने वाले को वहां जाके ट्रायल करने के लिए। तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आता था मेरी फोटो, जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आता मैं अपलोड भी नहीं करता था उसको। तो मुझे क्रेविंग नहीं हो रही, किसी और को कैसे होगी। देन आई डिसाइड कि और क्या कर सकता हूँ फोटोग्राफी से। मैंने पापा को जिद की यार पापा मुझे एक नया फ़ोन देना, तब उतना अर्न नहीं होता था। अब बिलीव नहीं करोगे, मैं एक महीने में 20-20, 30-30 हज़ार रुपये सिर्फ खाने में, मतलब जो पैसे आते थे खाने पूरा में, खाने में जाता था। आज भी वही हाल है जो आते हैं। मतलब ऐसा है कि कोशिश अपने आप को कैसे आगे बढ़ाऊँ, अपने स्किल्स को, अपने एसेट्स। मैं खुद एक अपने आप में एक एसेट हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ मैं खुद अपने आप में एज अ ह्यूमन बीइंग एक एसेट हूँ। जब तक कि मैं खुद अपने आप को एक काबिल नहीं बना सकता, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, तो मैं और कैसे करूँगा। तो मैंने फिर अपने आप पे खर्चा करना चालू किया, अपने फ़ोन्स पे। तो ऐसे टाइम पे मतलब जब ये दिन थे आपके, हाँ। जब इतने टफ थे कि आपके पास जेब में 1 रुपए भी नहीं था कि हाँ। आप जाके कहीं से खाएं या कंटेंट हाँ। निकालें, तो ऐसे कई दिन होंगे हाँ, pretty हाँ, sure। हाँ। तो हाउ डिड यू एक्चुअली डील, मतलब उस टाइम पे इंसान इतना डीमोटिवेट हो जाता है कि यार नहीं है चलो छोड़ो, नहीं करते इस चीज को, हो गया इतना कर लिया। बस। बट आपने वो ड्राइव कहाँ से लाई अपने अंदर से, वो अपने मोटिवेशन कहाँ से लाया कि मेरे को ये चीज करनी है, मतलब करनी है, वो जिद कैसे आपने पैदा करी? जिद तो ऐसे थी यार, रायपुर फूड पीडिया को मुझे ना एक इंडिया लेवल पे ले जाना, ये जिद तो थी डे वन से कि रायपुर फूड पीडिया को मुझे एक इंडिया लेवल पे ले जाना। मतलब मुझे एक ऐसा ब्लॉगर बनना है ताकि मैं अपने शहर का नाम रोशन करूँ, मुझे लोग रायपुर के नाम से जाना जाना। तो जिद तो थी, ऐसे दिन आए थे 1 रुपये भी नहीं था, बट मैं वेट करता था, सेव करता था, फिर कंटेंट करता था। पहले क्या होता था, मैं बिलीव नहीं करोगे, जब पैसे नहीं रहते थे तो 1-1, 2-2 हफ्ते तक एक भी कंटेंट नहीं जाता था, एक भी कंटेंट नहीं, क्योंकि पैसे ही नहीं मेरे पास। तो मैंने सेव करना चालू किया, फिर मैं दिमाग लगाता था कि मैं कहाँ से और कोई सेकंड बिजनेस करूँ, अर्न कर सकूँ, फिर इसमें इन्वेस्टमेंट करूँ। इंस्टाग्राम इज़ अ काइंड ऑफ अ होल इन्वेस्टमेंट। स्टार्टिंग का आपको इसमें बहुत सारे ब्लॉगर जो आज अपकमिंग ब्लॉगर हैं वो पेज स्टार्ट कर देते हैं, बट क्वेश्चन मार्क रहता है कि आगे सस्टेन कैसे करना है कंटिन्यूसली। पैसे चाहिए आपको आगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि वो एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि आपको समझ नहीं आता है कि अब क्या कंटेंट है। एग्जैक्टली। बिकॉज लोगों को अगर आप सेम टाइप की चीज दोगे तो वो कुछ समय के बाद, जैसे आपने कहा था कि वो बोर हो जाते हैं, तो उनको आपको उस चीज में इन्वेस्ट करके रखना है उनको भी एक तरीके से, ताकि वो आपके कंटेंट में क्या बोलते हैं कंटिन्यूसली रहें। उनका अटेंशन जो है वो आपके कंटेंट से हटे ना। तो आपने मतलब आपने बताया जैसे आपने 2018 में फूड ब्लॉगिंग शुरू करी, तो इन 2 साल के जो टाइम पीरियड था इसमें फूड ब्लॉगिंग में आपके हिसाब से क्या ट्रेंड आया है, क्या चेंजेस हैं? ट्रेंड ऐसा है, तो जब मैंने स्टार्ट की थी ना, तो मेरे अंदर एक क्वेश्चन मार्क था कि यार फूड ब्लॉगिंग मतलब कैमरा होना ज़रूरी है। बट मैंने यार इसको नेगलेक्ट किया, मतलब मैंने सोचा नहीं यार मोबाइल है, मोबाइल से कैसे करना वो सोचना है मुझे। हम ह्यूमन बींग्स गलती ये करते हैं, हम ना एक कदम क्या 10 कदम आगे के बारे में सोचते हैं, जो हमारे पास है उसके बारे में नहीं सोचते हैं, मुझे ये चाहिए हम ये सोचते हैं। बट हम अगर ये सोचे कि जो हमारे पास है उससे ही कैसे स्टार्ट करें, तो वो हो सकता है, कोशिश करने से हो सकता है। तो मैंने भी यही किया, जो मेरे पास अवेलेबिलिटी है मैंने स्टार्ट करता हूँ, फिर आगे देखा जाएगा। तो ये J7 प्राइम जो मेरे पास सैमसंग का फ़ोन था, मैंने उससे करीबन 7-8 थाउजेंड तक फॉलोअर जब तक थे मेरे, तब तक मैंने उसी फ़ोन से फ़ोटोशूट किए, तब जब तक कि मैं नया फ़ोन नहीं लेता उसी फ़ोन से। मुझे और कोई ऑप्शन ही नहीं, आपके पास कैसे करोगे जब तक आपके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं लाइफ में, एक ही ऑप्शन है, तो आप क्या करोगे, कंटिन्यूसली करना पड़ेगा, जीना तो है आगे। उसी फ़ोन को मैंने यूज़ किया, यूटिलाइज़ किया और आगे बढ़ते गया। फिर ऐसा भी अभी ब्लॉगिंग इंडस्ट्री ऐसा हो गया कि अभी ड्यूरिंग लॉकडाउन काफ़ी लोगों ने घर पे कुकिंग चालू कर दी, मतलब इस लॉकडाउन ने सबको कुकिंग सिखा दी है। एंड कैफ़े रेस्टोरेंट में डिफरेंस क्या आया है कि सपोज आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, आपको पनीर चिली खाने का मूड है, तो यूट्यूब है आजकल, तो सब है यूट्यूब पे, सब बन जाते हैं, हज़ारों रेसिपीज है पनीर चिली की, आपको बन जाएगा। तो लोग लॉकडाउन पे इतने वेले थे, मैंने नोटिस किया वो एग्जैक्टली कॉस्टिंग निकालने घर में बैठ के कि पनीर चिली की कॉस्टिंग कितनी आती है, एक्चुअल बनाने की कॉस्टिंग। एग्जैक्टली। तो फिर
अब लोग कॉस्ट्यूम निकाल लिए, वो खुद अपने आप को गाली बकते थे, यार हम बाहर जाके 300 रुपए की पनीर चिल्ली खा रहे हैं, 100 रुपए में पूरा परिवार खा ले रहे हैं, 150 में पूरा परिवार खा ले रहा है। तो ये डिफरेंस आया। अब ओपन होता है जब एवरीथिंग इज नॉर्मल, क्या होगा ना, जो कैफे इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री कुछ नया कर रही है ना, उन्हीं को एक्सेप्टेंस मिलेगा। जो पुराने हैं, जो कुछ नया नहीं कर रहे हैं, वो आई थिंक सो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब चीज़ों की कॉस्ट लोगों को पता चल गई है। हर कोई घर पे शेफ बन गया है, काफ़ी सारे लोगों की जॉब चली गई है, तो उन्होंने कुछ नया स्टार्टअप चालू करने के लिए घर पे होम कुकिंग चालू की है, क्लाउड किचन चालू किया है, होम बेकिंग चालू की है। बेकरी वाले जितने भी थे, आई थिंक सो बेकरी में मैंने नोटिस किया होम बेकर्स इतने हो गए हैं, इतने ज़्यादा। हम ये भी गलती करते हैं ह्यूमन बींग्स, यार वो कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ, नॉलेज नहीं है बट कर सकता हूँ, ठीक है। आई नो, अप्रिशिएट कर अच्छी बात है, मुझे इंस्पायर होना बहुत अच्छी बात है, बट आप किसी का बिजनेस भी खराब कर रहे हो। मतलब सामने वाला अगर 100 रुपए का चीज़ बेच रहा है, आप बोलोगे कि मुझे मार्केट में सर्वाइव करना है, तो वो 90 रुपये से बेच रहा है, बट जो ऑडियंस है हमारी, वो क्वालिटी नहीं देखती समटाइम, वो देखती है 90 रुपये में दे रहा है, तो चल इससे ले लेते हैं, क्वालिटी तो देखते हैं। सामने वाला वो इतने सालों से 100 रुपये में बेच रहा है, इतने साल लग गए उसको वहाँ तक पहुँचने में, कोई नया पर्सन आया वो 90 में बेच रहा है, तो आप झट से ऑडियंस चेंज हो जाती है, तो ये दिक्कत होती है। तो मैम भैया, आपने बताया कि आपने फूड ब्लॉगिंग प्रोफेशनली या एक रेगुलर बेसिस पे आपने 2 साल पहले शुरू करी थी। तो क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि इस 2 साल के टाइम स्पैन में आप 16.6 के फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे इतना बड़ा माइलस्टोन आप कवर कर पाएंगे? मैं मतलब सीरियसली मैं बताऊँ तो मैं 1000 भी एक्सपेक्ट नहीं किया, बट ये 16,000 इज़ अ ह्यूज, मतलब बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। लेकिन मुझे काफ़ी प्राउड फील होता है अपने ऊपर कि 16,000 बहुत बड़ी बात होती है। और आजकल मुझे 2 बार सोचना पड़ता है कुछ भी डालने से पहले। स्टार्टिंग पे जब मैंने फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तब तो 1000 फॉलोअर 2000 थे, तो उतना नहीं सोचना पड़ता था डालो, बट आज सोचना पड़ता है कि क्या डाल रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि 3 से 4 हज़ार प्लस स्टोरी व्यूज़ है मेरे, इतने लोग शेयर कर रहे हैं, 1.5 मिलियन IGTV व्यूज़ है, हज़ारों व्यूज़ हैं, तो सोचना पड़ता है कुछ भी। और जब स्टार्ट किया था ये, मैंने नोटिस किया कि जैसे जैसे आप इंक्रीज होते जा रहे हो, वैसे वैसे आपके साथ उतना क्रिटिसिज्म भी आपके लाइफ में बढ़ते जा रहा है। लोग आपको पैर खींचने वाले पीछे बहुत होते हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, मतलब क्रिटिसाइज करेंगे, मार्केट में जाके आपके बारे में बोलेंगे कि ये वैसा है, ये वैसा है, मतलब वैल्यू गिराएंगे। डजेंट मैटर, फोकस ऑन योर वर्क, ये सबसे बड़ा एक लाइफ का रूल है। और ऐसे लोग, नेगेटिव लोग अगर आपकी लाइफ में आते हैं, जितना हो सके दूर रहो तो ज़्यादा बेटर है। एक ही रूल है लाइफ का भाई, मतलब आपके साथ भी अगर कोई नेगेटिव होगा तो आप भी कोशिश ये करोगे कि जितना हो सके हम इग्नोर करें उनको। बट हमारा अपब्रिंगिंग ऐसा आता है, समटाइम मुझे भी लगता है कि यार, मतलब मैं ऐसा हूँ नहीं, बट ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हैं लोग मुझे, लगता है कभी कभी, बट वो कोशिश ये करता हूँ कि मैं उसको जितना हो सके भूल सकूँ या अवॉइड कर सकूँ। मतलब जो कहावत कही गई थी कि हाँ, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बिल्कुल वो कहावत हर फील्ड में इम्प्लाई होती है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कभी भी कुछ भी कर लो, कितना भी कुछ हाथ पैर काट के रख दो किसी के सामने, वो आपको बोलेंगे नहीं। जस्ट एग्जांपल, अभी रिसेंटली है सुशांत सिंह राजपूत, उनको गए हुए इतना टाइम भी हो गया, 4-5 मंथ्स हो गए, बट फिर भी आज भी लोग क्रिटिसाइज कर ही रहे हैं। रिसेंटली आपका एक वीडियो, समोसा चाट का वीडियो यूट्यूब पे, इट क्रॉस्ड अ माइलस्टोन ऑफ 18.5 मिलियन व्यूज। कैसे हुआ ये, और आप, वाज इट रियली सरप्राइजिंग फॉर यू? ऑफकोर्स यार, मतलब ये तो मुझे, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने यूट्यूब भी मजाक में स्टार्ट किया था, वो भी मैंने, उसको भी मैंने जिस दिन मैंने वायरल फूड वीडियो बनाया था तब भी मैंने यूट्यूब चालू कर दिया था, बट वीडियोज में डालता नहीं था, एक आध दो वैसे ही डल गए तो डल गए। ये वीडियो भी जो समोसा चाट था वो 7 मंथ पहले अपलोड हुआ था, फैब पे, इसी ईयर में 2020। तो सडनली मुझे इसी मंथ, मतलब अब इस मंथ की बात है, सडन मुझे ना मेल आने लग गया, यूट्यूब पे मैसेज आने लग गए, वेरी योर वीडियो, मतलब उस वीडियो का मैंने व्यूज़ देखा था 40-50 थाउजेंड, आज से 20-25 दिन पहले। मैं बोला 20-25 हज़ार व्यूज़ है, ठीक है। फिर मेल आ रहे हैं मुझे, कमेंट सब में यूट्यूब पे जितने भी कमेंट आते हैं उसके मेल आते हैं, तो मेल आ रहे हैं हर एक कमेंट के। फिर मैं देखा, नेक्स्ट डे देखा तो 25 से सीधा 1 लाख हो गया। मैं बोला एक दिन में 1 लाख कैसे हो गया, रात तो कल देखा 25, आज 1 लाख हो गया।
और 7 मैंने पुराना वीडियो किया। तो फिर मैं नेक्स्ट डे देखा तो 5 हो गया, 5 लाख हो गया। बोला ये हो क्या रहा है ये? फिर फिर नेक्स्ट डे देखा तो 1 मिलियन यूट्यूब। मतलब सरप्राइजिंग, मतलब 1 मिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। और आज से 20-25 दिन मेरे फॉलो सब्सक्राइबर सिर्फ 300 थे, 200-300 थे, आज 12,000 के ऊपर। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हर जैसे ही 1 मिलियन होता था जो खुशी होती थी यार, यूट्यूब में 1 मिलियन 2 मिलियन, आज 18 मिलियन व्यूज। मतलब मेरे लिए, मतलब सीरियसली कभी भी बिलीव नहीं होता कि यार चमत्कार है, मुझे सीरियसली चमत्कार लगता है ये। और उसके बाद भी मुझे ऐसे ऐसे ब्लेम किए लोगों ने, पैसे खरीद के व्यूज़ लिया है। तो पैसे खरीद के मुझे व्यूज़ लेने होते तो 7 मंथ पहले ही ले लेता हूँ। एंड 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन 5 मिलियन इतना तक पैसा दूंगा। 10 मिलियन 18 मिलियन रोज 1 मिलियन व्यूज हो रहे हैं। कितने पैसे देने होते, इतने पैसे होते तो मैं यार फिर पूरा यूट्यूब में हर किसी पर्टिकुलर एक ही वीडियो वायरल है ऐसा नहीं है। तो सब हाँ, बट ये है कि अभी मैं जो भी वीडियोस डाल रहा हूँ उसके 6-7,000 व्यूज हो रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्राउड मूवमेंट है। बट ब्लेम करने वाले वही बात होती है ना, लोग कहेंगे ऑलवेज। तो और जस्ट रिसेंटली मेरा भी पेपर में भी आर्टिकल आया था, तो एक प्राउड मूवमेंट था मेरे लिए उस दिन, जिस दिन पेपर पे एक आर्टिकल आया मेरा। मतलब मैंने उस दिन नोटिस किया लोग कितने मतलबी हैं। मतलब मैंने देखा कि नज़रिया ही बदल गया लोगों का एक ही दिन के अंदर, उस पेपर के आर्टिकल में। जो लोग मुझे कुछ और समझते थे और वो पेपर पाने के बाद कुछ और समझने लगते। तो इतने मतलब एक वैल्यू आ जाती है एक पर्सन की तो पूरा चेंज हो जाता है। बट डजेंट मैटर, मैंने कभी ये आज 18 मिलियन हो गया, मुझे भी उतनी वो नहीं है, मैं विन को इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं करता। 18 मिलियन हो गया ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्या है आगे। मतलब मुझे उतनी खुशी नहीं होती। ठीक है व्यूज बढ़ रहे हैं, बट डजेंट मैटर कि आप एक ही चीज़ में इतना फोकस कर लो, आगे सब छोड़ दो फ्यूचर पे। बट जो मेरा एम है, मुझे रैपिड फूडपीडिया को एक इंडिया लेवल पे ले जाना है। बट इस वीडियो ने मुझे करके दिखाया है वो। इस वीडियो में आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जब इसके एनालिटिक चेक किया तो इंडिया में सिर्फ 25-30 लैक्स व्यूज़ है इंडिया में, पूरे बाकी बाहर के। वाओ। मोस्ट ऑफ द व्यूज़ इसके यूएस में गए हैं। तो आई प्राउड कि मेरा वीडियो, और मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम मयंक कर रखा है। रैपिड फूडपीडिया का उसमें लोगो जरूर है बट नाम मैंने अपना रखा है। और ये भयंकर मतलब आज पूरा वर्ल्ड में वायरल हो रहा है, चाइना में या जापान में 10 कंट्रीज के अबाउ इस वीडियो को देखा गया। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक छोटा सा रायपुर में आज से 5 साल पहले आया मजाक मजाक में बीबीए करने, और यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी मेरी। और 18 मिलियन व्यूज आई थिंक सो छत्तीसगढ़ पे किसी के नहीं होंगे यूट्यूब में, आई थिंक सो, बट आई डोंट नो। बट मेरे लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है। तो मैं भैया अभी जो ऑनगोइंग पैंडमिक है, कोरोना वायरस कोविड-19 का जो पैंडमिक है, इसकी वजह से द होल नेशन वाज अंडर अ स्ट्रिक्ट लॉकडाउन ऑफ 7 to 8 मंथ्स। जब ये लॉकडाउन धीरे धीरे करके खुला तो आई थिंक यू वर वन ऑफ द फर्स्ट फूड ब्लॉगर्स जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जो स्टॉल्स जो हैं, जो कैफेज नहीं हैं, जो स्टॉल्स हैं, ठेले हैं, स्ट्रीट साइड वेंडर्स हैं, यू वर वन ऑफ द फर्स्ट फूड ब्लॉगर्स ऑफ रायपुर जिन्होंने उनको अप्रोच किया था। एंड आपने स्टोरीज भी डाली थी, पोस्ट भी डाले थे कि उन्होंने कोविड-19 के साथ अपने बिजनेस को कैसे अडेप्ट किया है। तो क्या आपको क्या क्या उसमें वेरिएशन दिखा कि लोग कैसे, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो लोग सेफ्टी प्रिकॉशंस को लेके किस हिसाब से दे वर हैंडलिंग देयर बिजनेस? ये देखो पैंडेमिक तो सबके लिए आया था, ऐसा नहीं पर्टिकुलर सिंगल पर्सन के लिए। तो मैंने नोटिस किया था कि ये पैंडेमिक ने ना सब कुछ सुधार दिया, मतलब लाइफ में चेंजेस आए स्पेशली स्ट्रीट फूड वालों के लिए। सभी इवन फूड इंडस्ट्री में तो काफ़ी बड़ा बदलाव है। जो लोग ये मतलब बिफोर कोरोना अनसेफ रहते थे, अनहाइजीनिक रहते थे, वो हाइजीन हो गए। बिकॉज आफ्टर कोरोना के बाद अब एक ही चीज़ है, वो हाइजीन जगह पे ही लोग विजिट करेंगे, अदरवाइज नहीं विजिट करेंगे। तो मैंने नोटिस करता था जब धीरे धीरे लॉकडाउन ओपन होने लगा तो लोग स्ट्रीट फूड अवॉइड कर रहे थे, लोग जा ही नहीं रहे थे, डर रहे थे। तो मैंने नोटिस किया यार वो उनके लिए भी तो पैंडेमिक है, वो भी अपने घर पे एक्सपेंस पे कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, फैमिली के लिए, उनको कौन हेल्प करेगा। तो मैंने कोशिश की कि उनको मैं प्रमोट करूँ। बट बात ये होती थी जब मैं उनको प्रमोट करा तो लोग मुझे बोलते थे कि दो बातें होती थी। मतलब मैंने नोटिस किया लाइफ में हमेशा दो बातें रहेगी आपके साथ। एक जो वो लोग जो मुझे सपोर्ट करते थे कि यार अच्छी बात है, मैं स्ट्रीट फूड को प्रमोट कर रहा हूँ, जो अप्रिशिएट कर रहे थे। दूसरे वो लोग मेरी टेंशन करते थे, मेरी केयरिंग करते थे, आप मत जाओ प्लीज़, आपको भी हो जाएगा ना, और ये वो। मैं वो उनको दोनों को समझाता था। जो अप्रिशिएट करते थे वो अच्छी बात है, जो वो लोग हैं जो मुझे बोलते थे यार मत जाओ प्लीज़, उनसे एक ही क्वेश्चन रहता था, आप उनको पे करोगे इनकी फैमिली के लिए?
मतलब अगर आप उनकी फैमिली के लिए पे करने के लिए रेडी हो, देन मैं नहीं जा रहा। बिकॉज फूड एक ऐसी चीज़ है ना, क्रेविंग आपकी रुक नहीं सकती। मतलब कितना भी कुछ आप कंट्रोल कर लो, फूड बॉडी को चाहिए ही चाहिए। तो क्रेविंग आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ डजेंट मैटर, स्ट्रीट फूड हो, घर का हो, रेस्टोरेंट हो, कैफे हो, डजेंट मैटर, क्रेविंग आप बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। बट मैंने नोटिस की स्ट्रीट फूड में लोगों ने काफ़ी सारे चेंजेस लाए। लोग गलती ये करते हैं हमारे इंडियंस, जो जैसे मैं अपनी हमेशा गाड़ी पे ना मास्क एंड सैनिटाइजर एक्स्ट्रा लेके लेके चलता था, इनकेस किसी के पास नहीं है तो मैं दे देता था। बट मैंने नोटिस किया मैं कितना दूंगा इनको, एक दिन मास्क हम लोग फेंक पहन के यूज़ करके फेंक देंगे, कब तक दूंगा मैं, रोज़ तो नहीं जा सकता हर जगह पर। तो मैंने उनको अवेयर करने लगा, प्लीज़ आप लीजिए, मतलब मास्क कैसी चीज़ कितनी कॉस्टिंग होगी, सैनिटाइजर कितना कॉस्ट होगा, बट ये चीज़ उनके हैबिट में आएगा। अगर कोई उनको रोज़ देगा ना तो उनकी हैबिट चेंज हो जाएगी, वो लेंगे ही नहीं, हमारे जाने के बाद वो बंद कर देंगे लेना। मैं उनको अवेयर करता था भाई, प्लीज़ एजुकेट करता था कि लो आप, तभी आपके पास लोग आएंगे। तो लोगों ने एक्सेप्ट भी किया, कुछ लोगों ने किया सीरियसली किया, कुछ लोगों ने मजाक भी लिया। और बट अभी मैं नोटिस कर रहा हूँ लोग वायरस को मजाक लेना चालू कर दिए। लिटरली मजाक लेके काफ़ी लोग मास्क नहीं पहनते हैं, मतलब उनको लगता है यार कोरोना तो चले गया, बट कोरोना एग्जिस्ट करता है अभी भी। आप जितना मजाक में लोगे इसको, उतना ज़्यादा आपके लिए होगा ही। आप नहीं, सोसाइटी को भी आप वो कर रहे हो साथ साथ। बट चेंजेस काफ़ी आए, अच्छी बात है, लोगों की हैबिट चेंज हो गई। काफ़ी सारे जो स्ट्रीट फूड है, एक चीज़ मैंने नोटिस किया इस पूरे वायरस में, फिल्टर हुआ है, मतलब पूरा इंडिया फिल्टर हो गया बिजनेस से। जो लोग मजाक मजाक में कैफे ओपन कर देते, रेस्टोरेंट ओपन कर देते, कुछ भी फील्ड में ओपन करते थे मजाक विदाउट एनी नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, वो फिल्टर हो गया। मतलब उनके पास अभी ना रेंट देने के लिए पैसा था, ना स्टाफ एंड ऑल। इससे एक अच्छी चीज़ हुई है कि कंपटीशन आपका कम हो गया मार्केट पर। जो पुराने हैं, जो सस्टेन कर सकते हैं वो रहेंगे ही रहेंगे, जो सर्वाइव कर सकते हैं। जो पूरे नए लोग हैं वो, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था है, जो और जो बेचारे बिफोर कोरोना, मतलब 2-3 महीना हुआ होगा उनको ओपन किए, उनके लिए काफ़ी बड़ा एक टास्क था पैसे को चलाना, बिकॉज उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया था, तो वो बेचारे तो पूरे शट डाउन हो गए। जो लोग टिके हुए हैं वो बहुत बड़ी अच्छी बात है। बट कोरोना वायरस ने बहुत कुछ सिखाया है, स्पेशली हाइजीन के मामले में काफ़ी कुछ हाइजीन। और ये आई थिंक सो ये 3-4 साल तक रहेगा हमारी लाइफ में। हाइजीन हैबिट पे कन्वर्ट हो गई ये। बट फिल्टर हुआ है पूरा इंडिया एज अ कंपटीशन, कंपटीशन लेवल कम हो गया है। इससे एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि लोगों का जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा, जो पुराने लोग हैं उनके लिए अच्छा है। लेकिन इस वायरस ने काफ़ी लोगों के अंदर एक जो पैशन रहता है वो भी जगाया है घर में बैठे बैठे। अब सबकी जॉब चली गई तो लोग क्या करेंगे, यार घर पे मुझे कुछ ना कुछ तो सर्वाइव करना ही ना, लाइफ में करने को। लोगों ने अपने पैशन को जगा के इस पे काफ़ी वर्क किया, लोग आगे बढ़े। मतलब कुछ लोग अगर कहीं जॉब कर देते हैं उनको अब जॉब से निकालने, क्योंकि सबको इशू पैंडेमिक का, सैलरी देना ना हो, उन्होंने घर पे कुछ अपना नया काम चालू किया। तो ये एक अच्छी बात है कि इंडिया 2000 जो 22-23 में हम देखना चाहते थे वो अभी आ गया। सीरियसली अभी आ गया। तो ये हमारी अच्छी बात है कि 2-3 साल पहले जो होने वाला था इंडिया, वो पहले आ गया है। बट एजुकेशन के मामलों में आई थिंक सो इंडिया बर्बाद हो जाएगा आगे। कि आजकल की जो एजुकेशन डिजिटली कर तो दिए हैं, बट जो बच्चों की लाइफ है, मतलब आप, मैं खुद आफ्टर 12th के बाद हमें मोबाइल मिल गया। बट अभी के जो बच्चे हैं जो डिजिटली पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो डिजिटली उतना ज़्यादा पढ़ पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि डिजिटली के साथ साथ उनको डिजिटल हम कर दे रहे हैं, बट वो डिजिटली उनको बर्बाद भी करेगा। वो अननेसेसरी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, डेटा यूज़ हो रहा है, पेरेंट्स मतलब ऐसे हो गए हैं, पर्टिकुलर घर में 6 लोग हैं तो 6 मोबाइल। आजकल वो छोटे बच्चे नर्सरी, KG 1, क्लास 1, क्लास 2 के बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, उनको एक एक चीज़ पता है यूट्यूब के बारे में। मतलब तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। लोग बाहर, पेरेंट्स डर रहे हैं, मतलब वायरस है इस वजह से। ऐसी बात नहीं है, वायरस सबके लिए, बट आप मास्क यूज़ करो, सैनिटाइज यूज़ करो, बट फिजिकली एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो छोटा बच्चा, सोचो ना, मतलब अभी से वो मोबाइल चला रहा है, इन फ्यूचर आज कितना ज़्यादा वो कहाँ तक जाएगा, डोंट, थोड़ा रिस्क है। इन मतलब अभी की जनरेशन जो है उनके लिए फ्यूचर पे थोड़ा रिस्क है, क्योंकि सब डिजिटली होने वाला है। तो लोग जितना ज़्यादा डिजिटली हो रहा है, फिजिकली एक्टिविटी उतनी ज़्यादा कम होती जा रही है। जहाँ लोग पहले 10 जगह की एम्प्लॉयमेंट देते थे, वहाँ आप 2 का यूज होता है। तो जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी कम होती जा रही है।
तो डिजिटली मार्केट ग्रो तो ज़रूर हो रहा है, बट फिजिकली उतना नीचे गिर। वहीं भी मुझे याद है कि जब स्टॉल्स वापस खुले थे आफ्टर द लॉकडाउन, तो आपने एक स्टॉल का वीडियो डाला था, गुपचुप स्टॉल का था, जिसके जहाँ पर पाइप लगे हुए थे एंड उसके नीचे आपको बस गुपचुप लेके जाना था एंड उसका गुपचुप का जो पानी था वो डायरेक्टली उसमें आता था। तो दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट चेंज जो मैंने रायपुर में देखा टुवर्ड्स हाइजीन फ्रॉम अ स्ट्रीट वेंडर। क्योंकि जनरल हमारा क्या है कि उसके अंदर हाथ डाल के पानी डालते हैं गुपचुप में, तो दैट वाज वो एक तरीके से थोड़ा अनहाइजीनिक होता था। कई लोग ग्लव्स पहनते थे बट इट वाज स्टिल नॉट दैट हाइजीनिक। तो ये दोनों, ये फ्रॉम ग्लव्स पहन के हाथ डाल के निकालना टू मशीन से उसको ऑटोमेटिक वो करना, तो हाउ डू यू थिंक कि ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, हाउ हैज द स्ट्रीट वेंडर्स की जो हाइजीन है वो किस हिसाब से या कैसे चेंज हुई है? यार इस पे मैं ये बोलूँगा, मैं तो प्रिफर, मतलब पर्सनली मैं ना जो हाथ वाला ना वो प्रेफर करूँगा रेदर देन मशीन। अच्छा। बिकॉज ऑफ दैट फूड एक ऐसी चीज़ है ना, फूड हमेशा फीलिंग से बनता है। मतलब हम घर पे जो मॉम हमें बना के दे रही है वो सेम चीज़ अगर हम बाहर खा रहे हैं, ज़मीन आसमान का अंतर रहता है। एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ फीलिंग्स, लव। क्योंकि जो मॉम बना रही है वही चीज़ हम सेम रेसिपी अगर बाहर फॉलो करते हैं, दोनों में डिफरेंस नज़र आ जाएगा आपको। तो फूड मेरे लिए ना फीलिंग है, पूरी लव है, एक अटैचमेंट है। तो आई थिंक सो मशीन हमें वो फीलिंग लव नहीं दे सकती जो वो बंदा फील लव दे। बंदा फील काफी फील के साथ गुपचुप खाते हैं एग्जैक्ट नहीं, बट जो हम आप नोटिस करोगे, जो हम कहीं समोसा खाने जा रहे हैं, समोसे में भी इतना डिफरेंस रहता है हर जगह के टेस्ट एंड फ्लेवर में, क्यों रहता है? वो भी सेम मसाला यूज कर रहे हैं ना, बट क्या अंतर है उनके? लव एंड सेटिस्फैक्शन। मैम भैया, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा था कि लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने फूडिंग या कुकिंग को अपना पैशन बना लिया था, तो उसकी वजह से रायपुर में मैंने जितने देखे हैं कि बहुत सारे लोग अब वो भी फूड ब्लॉगिंग की तरफ they have started walking towards food blogging. Even they have started taking up food, मतलब सॉरी एक सेकंड, महेंद्र जैसे आपने पहले बोला था कि लॉकडाउन के टाइम पे काफी लोग ने कुकिंग को अपना पैशन बना लिया था, बहुत सारे लोग कुक बन गए थे घर में, उन्होंने नई नई चीजें बनानी सीख ली, उन्होंने चीजों की कॉस्टिंग तक निकाल ली, है ना। तो इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है ये हुआ है कि बहुत सारे लोग अब फूड ब्लॉगिंग की तरफ चलना शुरू कर दिए, जिन्हें पता भी नहीं था कि फूड ब्लॉगिंग होती क्या है। दे हैव स्टार्टेड देयर ओन फूड ब्लॉग्स। तो ऐसे जो लोग हैं, काफी लोग मेरे जान पहचान में भी हैं जो एज अ फूड ब्लॉगर दे आर कमिंग अप, तो आपके लिए उनके लिए आपके पास क्या एडवाइस हो? यार एडवाइस मैं ये बोलूँगा कि सबसे पहले अब आप किसी और को देख के अपना पैशन मत जाओ। आपके अंदर क्या है, आपके कभी कभी ना लाइफ में ना ऐसा होता है, कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा कि मुझे किस चीज़ में मुझे ज़्यादा खुशी मिल रही है, वही काम करना। तो हम क्या करते हैं, लॉकडाउन ने क्या सिखाया लोगों को, यार ये अभी ना ट्रेंड पे चल रहा है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल कितने दूर तक जाओगे? बट मैंने नोटिस किया जब तक आप अंदर से अपने पैशन को जो अंदर से आ रहा है, मतलब मुझे यही आगे बढ़ाना है, इसी लाइफ में करना है। मैं तो बीबीए करने आया था, मुझे भी तो सडन से इसमें इंटरेस्ट आया और आज मैं यहाँ हूँ। तो जो नया अपकमिंग फूड ब्लॉगर है, मैं उनको यही बोलूँगा कि पहले अपने आप को आइडेंटिफाई करो कि आप कौन हो, आपको लोग किस नाम से जाने जाएंगे, मतलब आप ऐसा क्या कर रहे हो दूसरों से जो आपको लोग देख रहे हैं। मतलब मुझे मुझे मतलब ऐसा है कि मैंने अपने आप को ऐसा ऑरा बनाया है। मेरा फर्स्ट है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी मतलब आई थिंक सो, ऐसा नहीं बोलो कि मैं ही अच्छी करता हूँ, बट मैंने अपना एक ऐसा आइडेंटिटी क्रिएट किया हुआ है, नॉन वेज एंड ऑल। अब यूट्यूब आ गया मेरे पास, तो मैं अब इंडिया टूर करने वाला हूँ जल्दी से जल्दी। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप कौन हो। किसी और को देख के फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट करना इज दैट्स रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। आप थोड़े दूर तक जा सकते हो, फिर आपको डीमोटिवेशन होगा, देन उसके बाद आपको रियलाइज होगा मैंने लाइफ के अमेजिंग मोमेंट्स एंड टाइम मैंने वेस्ट कर दिए। तो अभी आपके पास टाइम है, तो जो भी काम कर रहे हो अब लाइफ में ना, उसको सोच समझ के करो इन फ्यूचर में आपको कहाँ जाना है। बस टाइम काफ़ी लिमिटेड है। हम गलती ये करते हैं, किसी और को देख के काम स्टार्ट कर देते हैं, 2 साल 3 साल के बाद ऐसा लगता है यार ये तो मज़ा नहीं आ रहा। चेंज कितना चेंज करोगे आप? माइंड में आई हैड अनदर क्वेश्चन फॉर यू। जैसे आप इंस्टाग्राम पे डालते हो, आपकी इतनी ज़्यादा फॉलोइंग है, आप इतने सारे लोगों को रिकमेंड करते हो कि यहाँ का जाके ये स्पेसिफिक डिश खाओ बहुत अच्छी है,
बट एट टाइम्स ऐसा हो जाता है कि ऑडियंस आपकी जो आपको फॉलो करती है वो एक स्पेसिफिक कैफे में जाती हैं, जो आपने डिश रिकमेंड की है वो स्पेसिफिक डिश खाती हैं, बट उनको एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट या टेस्ट उनको नहीं मिलता है। तो एट टाइम्स वो हो सकता है कि वो आपके ऊपर बैकलैश होता होगा। तो हाउ डू यू हैंडल इट, और आप अपनी ऑडियंस को क्या बोलते हो कि उनको क्या करना चाहिए ऐसे टाइम? यार ऐसे में तो फर्स्ट चीज़ ये कि मैं सबका टेस्ट बड्स अलग रहते हैं, ये फर्स्ट चीज़ है। सेकंड ये कि हम जब ऑडियंस से जो मेरे से जो पूछे कि यहाँ जाना चाहिए, यहाँ जाना, मैं जिसको रेफरेंस कर रहा हूँ, तो उनसे मैं पर्सनली सबसे पूछता हूँ कि वहाँ का कैसा लगा फूड, ताकि मैं ओनर तक बता सकूँ कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव फीडबैक। थर्ड ये कि मैंने नोटिस किया कि लोग ना फीडबैक नहीं देते ऑनेस्टली। कभी कभी ऐसा इंसिडेंट भी हुआ है कि कभी उनके फूड में हेयर आ गया, समथिंग कुछ हो गया, वो हमें फोटो अपलोड करके हमें टैग कर देते हैं एज अ ब्लॉगर, ताकि हम उनको रीटैग करें। बट मेरा मानना ऐसा है, मेरा ओपिनियन इसमें कि टैग करने से बेटर है, मैं तो शेयर नहीं कर सकता ये सब चीज़ें। तो बेटर ये कि मैं ऐसे मोमेंट पे मैं उन सबको कहना चाहूँगा कि आप इमीडिएटली एक्शन लो, जो भी आपके सामने है, ओनर है, हम ये भी गलती करते कभी कभी हम स्टाफ को बताते हैं ना, स्टाफ ओनर तक वो बात पहुँचाने नहीं देता, मतलब पहुँचती नहीं ओनर तक बातें। ऐसा हुआ है, वो दबा देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारी गलती है, हम ओनर चिल्लाएगा नॉन। तो कोशिश ये रहती है कि ओनर तक बताओ वो सब चीज़ें, ताकि उनको रियलाइज़ हो कि हम ये सब मिस्टेक्स उनके यहाँ हो रही है, रादर देन कि सोशल मीडिया पे अपलोड करना एंड वायरल करना। फिर वही बात हो जाएगी कि यार मैं अपनी ऑडियंस, मेरे मतलब व्यूवर्स इतने ज़्यादा हैं, तो मैं ये सब चीज़ें अपलोड नहीं कर सकता, नेगेटिव चीज़ें हम बिल्कुल अपलोड नहीं कर सकते। काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं कि आप पॉजिटिव बताते हो हमेशा ऑलवेज, अगर मैं जिस दिन नेगेटिव बताने लग गया ना, तो आप कोई रेस्टोरेंट पे नहीं जाओगे, कोई भी नहीं, सबके किचन जाके देख लो, कुछ भी देख लो, सब होता ही है, बैक दे है, बट ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब हर कैफे के किचन के या रेस्टोरेंट के हाँ, किचन के कुछ प्लस माइनस पॉइंट्स होते हैं। एग्जैक्ट, ये सब चीज़ें रोज का है, मतलब ऐसा नहीं कि हम भी हमारे घर पे, अब ऐसा नहीं कि हेयर नहीं आता होगा, ऑफकोर्स आता है, रोज साफ सफाई होती है, सब होता है, बट ऐसा तो नहीं है हम हमेशा पॉजिटिव रहे, हमारे यहाँ तो हो ही नहीं सकता परफेक्शन में। तो फीडबैक दो सामने वाले को, मौका दो, उनको चांस दो आगे इम्प्रूवमेंट करने का। हम गलती ये करते हैं कि हम फीडबैक नहीं टू द ओनर टू द एंड ओनर, स्टाफ तक देने से क्या होता है, स्टाफ वहाँ तक बात नहीं पहुँचती है। तो बेटर है कि फीडबैक दो, जो भी आपको लग रहा है, ऊपर नीचे स्वाद में, एम्बियंस में एंड ऑलवेज, मतलब जो कैफे ओनर्स रहते हैं वो चाहते ही नहीं कि उनको फीडबैक मिले ऑनेस्टली, बट हम गलती कर देते हैं कि फीडबैक ही नहीं देते। ऑल्सो आई थिंक लोगों को ये चीज़ें समझना ज़रूरी है कि दे शुड गिव द फीडबैक टू द पीपल हु वर्क देयर, या कैफे के ओनर या मैनेजर को, इंस्टेड ऑफ अपलोडिंग द फोटो हाँ एंड या टैगिंग यू एंड या सेइंग कि इन्होंने रिकमेंड किया था बट ये वैसी बिल्कुल नहीं थी। तो उससे ये होगा कि उनकी डिश सही हो ना हो, लेकिन आपकी जो ब्रांड वैल्यू है, जो आपकी जो इमेज है वो गिरे। तो एग्जैक्टली। इंस्टेड ऑफ टैगिंग यू एंड वो चीज़ को आपके ऊपर बैकलैश या आपके ऊपर फेंकने की जगह, आपको उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराने की जगह, दे शुड टेल द ओनर या मैनेजर कि देखिए ऐसा ऐसा है, दिस शुड बी करेक्टेड। वो इम्प्रूवमेंट आएगा, जब तक कि आप किसी को कुछ बताओगे नहीं, तो इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा? तो बताना ज़रूरी है, हम यही गलती करते, बताते नहीं, अपने ईगो में रहते, नहीं मैं इसकी वाट लगा दूंगा, इसका ऐसे कैसे कर दिया मेरी, हमारे डिश के साथ ये वो, बट दैट्स रॉन्ग थिंग। वो ईगो मतलब ऐसा नहीं कि ईगो आपके अंदर है, तो उसको उनको बताओ, उनको मौका दो इम्प्रूवमेंट करने मयंक भैया, अब मेरे से फाइनल क्वेश्चन आपका सिर्फ ये है कि इस फूड ब्लॉगिंग के करियर में, इन द टाइम स्पैन ऑफ 2 years, जिसमें आपने अपने फूड ब्लॉगिंग को पूरा एक अपनी पहचान बना दी है, आपने उसको एक ऑलमोस्ट एक ब्रांड सी बना दी है, व्हाट हैज़ बीन द इन अ ब्लिंक मोमेंट? इन अ ब्लिंक मोमेंट मैं आपको समझा देता हूँ ताकि हमारे व्यूअर्स भी समझ सके। इन अ ब्लिंक मोमेंट अकॉर्डिंग टू मी आर दोज मोमेंट जो आपकी लाइफ में बहुत रेयर होते हैं, एंड उसकी वजह से या तो आप कुछ सीख जाते हैं जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं, या फिर ऐसा कोई मोमेंट जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल देता है इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। तो मैं भी आपके इस फूड ब्लॉगिंग करियर में ऐसे इन अ ब्लिंक मोमेंट रहे हैं जो एक ही बार होता है, या बहुत रेयरली होता है? अच्छे वे में हुआ है तो दैट इज़ वेरी वेल एंड गुड, बट अगर किसी बुरे वे में हुआ है जिसकी वजह से आपका काफ़ी लॉस हुआ है, या और आपने उसकी वजह से कुछ बहुत इम्पोर्टेंट लेसन सीखा है, तो ऐसा कोई मोमेंट है? का। यार मेरे पास दोनों है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों। पहले मैं पॉजिटिव बताता हूँ कि मैं एक रेस्टोरेंट पे गया हुआ था, तो मैं जा रहा था वहाँ से तो अपने कंटेंट लेके, एक छोटी सी बच्ची है, आप रैपिड फूड पीडिया हो ना,
मतलब आप वही हो ना रैपिड वीडियो वाले भैया वाला, छोटी सी बच्ची थी वो, आई थिंक सो 4th-5th क्लास की होगी, एंड वो अपने पेरेंट्स के साथ थी। वो मेरे लिए एक ब्लिंक मोमेंट था, मतलब प्राउड मोमेंट था कि वो बच्ची, मतलब मैंने अपना फेस बहुत कम दिखाया अपने पेज में, बट वो मुझे जानती है, लाइव अगर मैं कहीं देखा होगा, तो वो मेरे लिए सबसे लाइफ में बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट था कि वो बोल रहे थे कि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, जो आप डालते हो वो हर जगह हमने एक्सप्लोर की है। वाओ, दैट्स अ वेरी बिग थिंग, मतलब This बहुत is बड़ी बात है मेरे लिए कि वो छोटी सी बच्ची यार, मतलब उस एज में मुझे इंस्टाग्राम के बारे में नहीं पता था, वो आज जाके वो मेरे पोस्ट देख के खाने जा रही है, अपने पापा को जिद कर रही है, वो मेरे एक ब्लिंक मोमेंट था। एंड सैड मोमेंट ये, एक दिन मैंने सोच लिया था कि मुझे ये पेज शट करना है, और रीज़न मतलब कुछ डिमोटिवेशन हुआ था, कुछ हुआ था मेरे लाइफ में, तो मैंने सोच ही लिया था, मतलब 100% कंफर्म था कि मुझे पेज शट करना है, मतलब हो गया बहुत हो गया, ख़त्म करते हैं हर चीज़। मुझे एक मैसेज आया किसी गर्ल का, मैंने उनको शायद रेफरेंस दिया था या कुछ दिया था कि यहाँ जाके खाने के लिए, वो भी शायद डेट वेट पे नहीं दे दी किसी का, अच्छा। उन्होंने मुझे बोला कि यार थैंक यू सो मच, इतनी अमेजिंग डेट थी, और आपके हर रेफरेंस हम जो आप देते हो हमें बताते हो वो काफ़ी अमेजिंग होते हैं। वो मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात थी। उस दिन मैंने फिर वापस सोचा कि नहीं यार, अगर आपको लोग प्यार कर रहे हैं, आप 16,000 तक पहुँचे हो, कुछ कर रहे हो, तभी तो आपको इतना फेम मिल रहा है ना। तो वो मैंने उस दिन ये डिसीजन फिर सोचा कि अगर मैं कुछ अच्छा ला रहा हूँ, लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट कर रहा हूँ, तभी लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। वो मेरे लिए एक नेगेटिव। So with that question, guys, it's a wrap. Thank you so much, Mayank Thank you Bhaiya, so for much. coming up Thank you so out much. about your food blogging journey. Thank you for sharing your emotional breakdown के जो moments थे, and also the important lessons that you have learned during this 2 years of your journey. Make sure you guys hit like, subscribe, and share. एंड वन मोर थिंग लास्ट गाइस, एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है लाइफ में, मतलब मैंने ये चीज़ मतलब सीखी लाइफ में, जितना हो सके अपने एक्सपीरियंस हो लाइफ, मतलब आपको कोई सिखाएगा नहीं आके कि आप ये करो वो करो, क्योंकि सब पूरी मतलबी दुनिया आज की तारीख में, मतलब आप खुद अपने आप से एक्सपीरियंस सीखो, वही इंपॉर्टेंट है। That's a really big lesson that you need to learn. Also, make sure you hit like, share, and subscribe. Also, please follow both of us on Instagram. I'll put the links in the description box below. Thank you so much, and we'll be coming up with. थैंक यू। Thank you so much, Mayank Bhaiya, for coming up, and we'll be coming up with these podcasts every weekend. So make sure you subscribe and hit the bell icon to get the notification whenever we come up. Thank you so much. बाय बाय।